हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस कक्षा 10। हम पढ़ रहे थे लोकतंत्र और लोकतंत्र में सिद्धांत हम पढ़ रहे थे। उदारवादी परंपरागत सिद्धांत हमने पढ़ लिया था। इसके बाद है बहुलवादी सिद्धांत। बहुलवादी सिद्धांत क्या कहता है कि बहुत सारे समूह, विचार, परंपराएं या यूं कहें बहुत सारे समूह मिलकर अगर शासन चलाएं, या यूं कहें बहुल तंत्र भी कैसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बहुल तंत्र भी इसे कहा जाता है। और बहुल तंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें फ्रंट बहुत ज्यादा होते हैं, समूह बहुत ज्यादा होते हैं और सभी समूह मिलकर क्या करते हैं? कार्य करते हैं। इसके समर्थक कौन हैं? लास्की हैं, फॉलेट हैं, कॉल हैं और भी बहुत सारे विद्वान इसके हैं। इनका मानना है कि सभी समूह मिलेंगे तो ज्यादा अच्छा कार्य होगा। यदि पूरे देश के हर हिस्से से विचारधारा निकल कर आएगी तो एक प्रकार से अच्छी विचारधारा होगी, एक प्रकार से संपन्नता की विचारधारा होगी। इसीलिए बहुलवादी सिद्धांत का समर्थन किया जाता है। इस व्यवस्था में बहुत सारी सामाजिक आर्थिक गतिविधियां निजी समूहों के अधीन होती हैं। उसका कारण क्या है कि बहुत सारे लोग मिलकर शासन में भागीदारी निभाते हैं। एनजीओ हो सकते हैं, बहुत सारे ग्रुप हो सकते हैं, बहुत सारे प्रकार की विचारधारा वाले लोग हो सकते हैं और ये सभी मिलकर एक निश्चित विचारधारा को आगे बढ़ाने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। एक सामूहिक कॉमन विल प्रोग्राम बनता है जिससे देश बहुत सकारात्मक दृष्टि से बहुत आसानी से आगे बढ़ सके। लोकतंत्र के सिद्धांत में अगला सिद्धांत है अभिजनवादी सिद्धांत। अभिजनवादी सिद्धांत को पढ़ने से पहले हमें यह जानना होगा कि अभिजन वर्ग कौन सा होता है। अभिजन वर्ग वह वर्ग होता है जो समाज में सत्ताधारी वर्ग होता है, समाज में पॉलिसी मेकर होता है, समाज में आइडियल होता है। ये संख्या में कम होते हैं, इनका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, इनको कॉपी किया जाता है, इनका अनुसरण होता है। कुल मिला के कहें बॉलीवुड अभिजन संस्कृति है, अभिजन सिद्धांत है, अभिजन वर्ग है। नेता हैं, बॉलीवुड स्टार हैं, बड़े बड़े पॉलिसी मेकर हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रियल हैं, ये सब क्या हैं? आईएएस हैं, सीरियल्स में आने वाले हीरो हैं, ये सब क्या हैं? अभिजनवादी हैं। डॉक्टरों का समूह है, टीचरों का समूह है, ऐसे प्रभावशाली लोग जिनका अनुसरण क्या समाज करता है, जिनको देखकर समाज आगे बढ़ता है। कौन से लोग कहलाते हैं? अभिजन कहलाते हैं, अभिजन वर्ग कहलाता है। जैसे वर्तमान में देखें तो भारत में पॉलिसी मेकिंग का काम, नियम कानून बनाने का काम कहीं ना कहीं संसद और व्यवस्थापिका करती है। व्यवस्थापिका को हम संसद भी कहते हैं। ये व्यवस्थापिका जब नियम बनाती है तो इसमें हमारे नेता पूर्ण रूप से कारगर होते हैं, लेकिन हम जानते हैं कोई भी नेता कानून का जानकार नहीं होता, या यूं कहें कि 70% नेता कानून के जानकार नहीं है। इसके पीछे हमारे आईएएसओ का हाथ होता है, हमारे सचिवों का हाथ होता है और मंत्री जी के सचिव जो सहायक होते हैं उनका हाथ होता है। तो ये लोग कहीं ना कहीं एक बड़े पद पर हैं और इनकी जो आइडियाज हैं, इनकी जो सोच है, इनकी जो विचार हैं, इनकी जो रिपोर्ट्स हैं, उनके आधार पर क्या बनता है? नियम कानून बनता है और ये समाज को जिस प्रकार से चाहे चला सकते हैं, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से कानून बनना है, इन्हीं के माध्यम से सरकारें चलनी है। तो अभिजन कौन है? संख्या में तो क्या होंगे? ये कम, यानी कि 95% जनसंख्या पर ये 5% लोग क्या करते हैं? राज करते हैं। कौन से लोग कहलाते हैं? अभिजन लोग कहलाते हैं। पॉलिसी मेकर ये हैं ही हैं, समाज में इनका वर्चस्व है, इनका अनुसरण किया जाता है, इनको कॉपी किया जाता है और समाज में इनकी बात प्रमुखता से मानी जाती है। अब इसके समर्थक कौन है? मॉस्को है, पेरेटो है, रॉबर्ट मिशेल्स हैं। पहले हम रॉबर्ट मिशेल्स को देखें तो ये विद्वान कहाँ के हैं? जर्मन के हैं और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है द पॉलिटिकल पार्टीज। आपको याद रखनी है, सवाल आ सकता है रॉबर्ट मिशेल्स किसके समर्थक हैं? तो ये समर्थक किसके हैं? लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। अभिजन वर्ग मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है। सवाल आपसे क्या पूछा जाएगा? रॉबर्ट मिशेल्स किसके समर्थक हैं? अभिजनवादी संस्कृति के समर्थक हैं।
इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? द पॉलिटिकल पार्टीज है। ये कौन से देश से संबंध रखते हैं? जर्मनी से संबंध रखते हैं। फिर इसके जो अगले विद्वान हैं वो कौन है? मॉस्को हैं। ये कौन सी विचारधारा के समर्थन में रखते हैं? अभिजनवादी लोकतंत्र के विचारधारा का समर्थन रखते हैं। और इनकी कृति है, पुस्तक है, इनका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? द रूलिंग क्लास। क्या नाम है? द रूलिंग क्लास। दोनों ही विद्वानों ने अभिजन संस्कृति विशिष्ट जो लोग हैं, वीवीआईपी जो लोग हैं, वो किस प्रकार से समाज पर अपना दबदबा रखते हैं, किस प्रकार से समाज की विचारधारा, सोच में परिवर्तन लाते हैं, ये सारी चीजें इन्होंने इन किताबों में बताई है। इसके बाद अगले सिद्धांत की बात करें तो लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत है। लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत है। लोकतंत्र के मार्क्सवादी सिद्धांत को जानने से पहले हम जानेंगे कि मार्क्सवाद दिया किसने? कार्ल मार्क्स ने। किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने दिया। ये भी कहाँ के थे? जर्मनी के ही थे। कहाँ के थे? जर्मनी के ही थे। मार्क्सवाद ने जो बात की, इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है दास कैपिटल। क्या है? दास कैपिटल प्रसिद्ध पुस्तक है। मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, दास कैपिटल है, बहुत सारी कृतियां इनकी हैं। और ये मुख्यतः बात करते हैं, वो करते हैं आर्थिक समानता की। किसकी बात करते हैं? आर्थिक समानता की ये बात करते हैं। लोकतंत्र में मार्क्सवादी सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं, और मार्क्सवादी सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। कार्ल मार्क्स कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? दास कैपिटल था। इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, 10-12 पुस्तकें बहुत प्रसिद्ध हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, बहुत सारी पुस्तकें हैं। इन्होंने जो मेन फोकस दिया लोकतंत्र में, समाज में, वो था आर्थिक समानता। इस पर था आर्थिक। जैसे समाजवादी समाज की सामाजिक समानता पर बात करते हैं, इसी प्रकार से आर्थिक समानता की बात इन्होंने कही। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी रखना है, इससे सवाल भी आता है। आर्थिक समानता के लिए इन्होंने क्या कहा? समाज में कितने वर्ग हैं? 2 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? 2 वर्गों की इन्होंने बात कही। पहला वर्ग कौन बताया? अमीर वर्ग बताया। और दूसरा कौन सा वर्ग बताया? गरीब वर्ग बताया। आपको याद रखना चाहिए, मध्यम वर्ग की बात इन्होंने नहीं की है। कार्ल मार्क्स ने क्या दिया? मार्क्सवाद का सिद्धांत दिया लोकतंत्र का। और इसमें मार्क्सवादियों की यदि हम बात करें तो मार्क्सवाद का सिद्धांत था अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम करना। और समानता की बात की तो कौन सी समानता? आर्थिक समानता की बात इन्होंने कही। मार्क्सवाद का मूल रूप ये कहता है, क्या लोकतंत्र में ये कहते हैं कि सभी की हिस्सेदारी आर्थिक आधार पर होनी चाहिए, समाज के आर्थिक संसाधन केंद्रीकृत नहीं होने चाहिए, सबको बराबर का हिस्सा इसमें समाज में मिलना चाहिए। ये कौन सा सिद्धांत हो गया? लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत हो गया। आपको थोड़ा सा यहाँ पर और ध्यान रखना चाहिए, ये हिंसा पर ध्यान देता है, समर्थन करता है। ये और किसका समर्थन करता है? क्रांति का भी समर्थन करता है। ये कहता है कि यदि ना मिले तो क्या कर लेनी चाहिए? हिंसा और क्रांति कर लेनी चाहिए। आगे ये कहते हैं कि राज्य भी सही चीज नहीं है, राज्य अमीरों का साथ देता है, गरीबों का नहीं। अमीरों का शोषण का जो तरीका है वो उसका साथी कौन है? राज्य है। जो गरीबों को क्या करता है? नुकसान पहुंचाने का कार्य कौन करता है? राज्य। इसमें अगला है समाजवादी सिद्धांत। लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत। लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत। वास्तव में समाजवादी सिद्धांत को देखें तो इससे पहले हमने उदारवाद देखा, फिर मार्क्सवाद देखा,
इन दोनों के बीच की कड़ी क्या है? समाजवाद है। मार्क्सवाद कठोरता की बात करता है, उदारवाद फ्लेक्सिबल की बात करता है, समाजवाद दोनों के बीच की बात करता है। समाजवाद कहता है समाज में प्रत्येक हिस्से को, प्रत्येक वर्ग को समाज में समानता होनी चाहिए। आप यहाँ से देख सकते हैं समाजवादी यानी कि समाज का समर्थन करने वाले लोग। और समाज में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, चाहे वो प्रतिष्ठा हो, चाहे वो आर्थिक दृष्टिकोण हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो। एवरी पॉसिबल आर इक्वल होना चाहिए। एवरी पॉसिबिलिटी कैसी होनी चाहिए? इक्वलिटी के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए। इसके फायदा क्या होगा कि समाज में स्टेबिलिटी आएगी, समाज का हर वर्ग आगे बढ़ेगा और समाज में विकसित समाज की तरफ, विकास की तरफ ये जोर देते हैं। तो लोकतंत्र का अगला जो सिद्धांत वो कौन सा सिद्धांत है? समाजवादी सिद्धांत है। मार्क्सवाद कट्टरवाद की तरफ जाता है, उदारवाद नियमों में छूट की तरफ जाता है, लेकिन समाजवाद सबको साथ लेकर चलने की बात करता है, समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाने की ये बात करता है। इसमें अगला बिंदु है लोकतंत्र के प्रकार। लोकतंत्र के प्रकार, और इसमें पहला प्रकार है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वास्तव में होता क्या है? हम ये देख चुके थे कि लोकतंत्र क्या है? जनता का, जनता के लिए जनता का शासन। क्या कहलाता है लोकतंत्र? हमने डेमोक्रेसी का अर्थ देखा, डेमोस प्लस क्रेटिया, ये भी हमने देखा। हमने ये भी माना कि ये भीड़ तंत्र है, लेकिन इसको हमने पॉजिटिव अर्थ में लिया और जनता की शक्ति की बात हमने इसमें की। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, जिसको हम स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। वास्तव में इसका शासन 5 कैंटों में, 5 प्रांतों में बटा हुआ है और 5 प्रांतों को मिलकर इसमें कार्य करना होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं वो देख रहे हैं आप लोग। पहले इसमें चुनाव कौन करेगी? जनता करेगी। कौन करेगी? जनता करेगी। वो भी कैसे करेगी? सीधे चुनाव करेगी। यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे जो अच्छा काम है वो क्या है? जनता अपनी पूरी तरह से स्वतंत्रता चुनाव में रखती है, अपनी पूरी इच्छा से जिसे चाहे चुन सकती है। इसमें डायरेक्ट चुनाव होते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी पद हो। पहली चीज। दूसरा, विश्व में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा देश बनता है? तो वो कौन सा देश बनता है? स्विट्जरलैंड बनता है। क्यों बनता है? इसको ये यहाँ समझने वाली बात है। हमारे यहाँ एक बार यदि चुनाव जीता तो कितने साल? 5 साल या विश्वास मत तक सरकार रहती है, या तो कितने वर्ष? 5 साल या विश्वास प्राप्ति तक। यानी कि जब तक संसद में विश्वास रहेगा तब तक सरकार रहेगी। 5 वर्ष से ज्यादा तो रहेगी नहीं, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी यदि हटाया जाएगा तो क्या होना चाहिए? विश्वास उसके पास होना चाहिए, विश्वास नहीं होना चाहिए। यदि विश्वास नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव आया, तभी सरकार हटेगी, नहीं तो नहीं। स्विट्जरलैंड में क्या है? यदि कोई व्यक्ति कार्य नहीं करता है, क्या नहीं करता है? काम नहीं करता है, तो चुनने के बाद भी क्या हो जाएगा? चुनने के बाद भी उसे वापस बुलाया जा सकता है। क्या कर लिया जाएगा? वापस बुलाया जा सकता है। अब हर व्यक्ति क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा काम करेगा, क्योंकि उसे पता है कि यदि मैंने काम नहीं किया तो मुझे तुरंत ही वापस बुला लिया जाएगा। इसीलिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पाया जाता है? स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। फिर से देखते हैं, हम पढ़ रहे हैं लोकतंत्र के प्रकार, और इसमें पहला प्रकार कौन सा है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषता क्या क्या होती है? जनता सीधे अपने उम्मीदवारों को चुनती है, उन्हें सरकार में शामिल करती है, अंतिम निर्णय जनता का होता है, नियम कानून जनता के पक्ष में होते हैं और जनता ही अंतिम निर्णय करने वाली होती है। जनता जिम्मेवार होती है सरकार के लिए और जनता ही फाइनल निर्णय भी करती है।
यदि जनता को लगता है कि सरकार गलत चुन ली गई है तो सरकार के किसी पार्ट को या सरकार को ही चेंज करने का ऑप्शन इसमें होता है। इसमें हर कार्य के लिए समीक्षा की जा सकती है। जैसे आप कोई भी XYZ नियम सरकार बना रही है तो उस मुद्दे को जनता के सामने लाया जाएगा, जनता से जनमत लिया जाएगा, वोटिंग करवाई जाएगी। यदि जनता ने मना कर दिया तो सरकार इसे लागू नहीं कर सकती। कुल मिला के कहा जाए तो जनता ही सरकार है। इसमें बड़े निर्णय लेने से पहले जनता दरबार में सरकार जाएगी, जनता से बातचीत करेगी, वोटिंग होगा, और यदि जनता का ओपिनियन विरुद्ध में है तो उस नियम को लागू ये लोग नहीं करते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो जनता ही क्या है, शासन चलाती है। कौन से लोकतंत्र में? प्रत्यक्ष लोकतंत्र में। कारण क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र में वापस बुलाने का ऑप्शन है। यदि कोई व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा है, मंत्री कार्य नहीं कर रहा है, सरकार का कोई खास बंदा काम नहीं कर रहा है, तो उसे अपने पद से वापस बुला लिया जाएगा चुनाव जीतने के बाद भी। यानी कि वो मंत्री तो है ही, ऐसी स्थिति में उसे भी हटाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उसके ऊपर कार्य करने का प्रेशर रहता है, वो बहुत ज्यादा टेंशन में रहकर या अपने पद को ध्यान में रखकर वो कार्य करता ही करता है, क्योंकि यदि वह कार्य नहीं करेगा तो उसका पद जाता रहेगा। सवाल क्या क्या बने? लोकतंत्र के प्रकार प्रत्यक्ष लोकतंत्र को स्पष्ट कीजिए, या प्रत्यक्ष लोकतंत्र पर टिप्पणी लिखें तो ये सब आ जाएगा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण कहाँ देखने को मिलता है? सवाल आया हुआ है, याद रखना आपको, बोर्ड में पूछा गया था। स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ऐसा देश है जिसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में चुनाव किसके माध्यम से होता है? जनता के माध्यम से, जनता के लिए ही होता है। जो लोकतंत्र की वास्तविक परिभाषा है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ही है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या किया जा सकता है? चुने हुए उम्मीदवार को भी वापस बुला लिया जा सकता है यदि वह कार्य नहीं कर रहा है तो।